हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई सेल्फ नीतू। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हो आप लोग। थैंक यू सो मच। तो चलिए सीधा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे टॉपिक की बात करते हैं। मैं बताती हूँ आपको कि हाँ आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, यानी कि हमारी जो अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं। ठीक है, तो हम ये टॉपिक में लिख देती हूँ यहाँ पे। अनुसूचित जनजाति, ठीक है, यानी कि हमारी हम शेड्यूल्ड जो ट्राइब्स होती हैं, अनुसूचित जनजातियां जो होती हैं, उनके बारे में आज हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैं आज किन टॉपिक पे जो है वो बात करने वाली हूँ। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, हम 3 टॉपिक है जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। पहला जो है वो है हमारा मीनिंग। ठीक है, पहले हम लोग मीनिंग बताएंगे। 3 या 4 हैं, और उसके बाद हम इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे कि ये जो अनुसूचित जनजातियां होती हैं इनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसके बाद हम करते हैं इनका सॉल्यूशन, क्योंकि आपको पता है कि कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन भी होता ही होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हम गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट का मतलब क्या है हमारा, गवर्नमेंट का मतलब ये है कि सरकार ने इन लोगों के लिए क्या काम किए। ठीक है, तो ये टॉपिक अगर आपको आ जाता है, आपको ये लिखने के लिए आ जाता है, MCQ क्वेश्चन आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो आज समझ लीजिएगा क्या हम इसमें जो 4 चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले जो मीनिंग है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि अनुसूचित जो जनजातियां हैं उनके बारे में हम लोग क्या क्या चीज़ें बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा मैं हिंट के तौर पे यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आपको समझने में जो परेशानी प्रॉब्लम है वो ना हो। ठीक है, तो पहले आप इनके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, हिंट के तौर पर बता रही हूँ कि आपको मीनिंग में हमेशा याद रखिएगा कि जो मीनिंग होता है उसमें हम पता क्या लिखते हैं, मीनिंग, या आप इंट्रोडक्शन में बोल सकते हो। मीनिंग में आप क्या लिखोगे कि इस टॉपिक के बारे में, अनुसूचित जनजाति के बारे में आप कितना जानते हो, वो सब चीजें आप इसमें लिखोगे। ठीक है, क्योंकि जब चेक करने वाला एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है तो वो इसी मीनिंग से ही जान जाता है कि आपको कितना उस टॉपिक के बारे में पता है, और उसी माइंडसेट के साथ जो है वो आपके आगे के जितने पेजेस हैं, जितना मटेरियल है, उसको उसी के हिसाब से वो चेक जो है वो करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो पहले हम लोग मीनिंग से शुरू करेंगे। तो मीनिंग में मैं थोड़ा हिंट बताती हूँ कि उसमें क्या लिख सकते हो। पहला आप इसमें लिख सकते हो कि जो अनुसूचित जनजाति होती हैं वो जंगलों में, पहाड़ों में, ठीक है, और घाटियों में। ठीक है, ये घाटियों में क्या होता है, मतलब यहाँ पर पहली बात ये है इसमें हिंट में कि जो अनुसूचित जनजातियां होती हैं ये जंगलों में, पहाड़ों में और घाटियों में रहती हैं। ठीक है, पहला ही हिंट हो गया। दूसरा हम लोग करेंगे कि ये स्थानांतरित कृषि करते हैं। स्थानांतरित का मतलब होता है कि ये एक जगह पर, जैसे हम लोग आज की बात करें तो हम एक जगह पर टिककर कृषि नहीं करते हैं, एक जगह पर टिककर ही कृषि करते हैं। हमारी जमीन खरीद लेते हैं और ताउम्र पे से जो मर्जी हम कर सकते हैं। लेकिन जो ट्राइब्स होते हैं वो जंगलों में रहते हैं, इनके पास अपनी जमीन नहीं होती है, तो ये क्या करते हैं कि स्थानांतरित कृषि करते हैं, यानी कि एक कोई जगह ले लेते हैं, ठीक है, जंगल में उसको साफ करते हैं, जला जलू के पूरे अच्छे से कृषि लायक उसको बना लेते हैं, कृषि करते हैं, और जब वो कृषि मतलब सारी फसल हो जाती है तो उसको पूरा जो सारा काट पीट के अपने साथ रख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं और उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाकर वो कृषि करते हैं। स्थानांतरित का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कृषि करना, और जब इसको मतलब कम से कम 4 या 6 महीने तक उस जमीन को वैसे ही बंजर छोड़ देते हैं ताकि उसमें जो उपजाऊपन है जो एक फसल के लिए चाहिए वो दोबारा आ सके, और फिर वो 4 या 6 महीने के बाद फिर से आते हैं और उसी जो जगह है उसको फिर से साफ करते हैं और उसी वक्त उसको कृषि करते हैं। इसका मतलब इसी को बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। ठीक है, तीसरा आप इसमें क्या लिख सकते हो कि ठीक है, जंगलों, पहाड़ों, घाटियों में रहते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं। आप तीसरा इसमें सरकार के लिए भी बोल सकते हो। ठीक है, कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनके पास एजुकेशन, मुद्रा, जो पैसे होते हैं वो सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो आज क्योंकि आप इनके बारे में थोड़ा बता दो कि ये लोग जंगलों में रहते हैं, ऐसे कुछ करते हैं। लेकिन तीसरा आप
मीनिंग में ही ये थोड़ा लिख देना कि सरकार ने इनके लिए क्या क्या काम करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, ये हमारे समाज में आकर मिल चुके हैं, तो अब सरकार ने इनके लिए क्या क्या काम किए हैं, आप वहाँ पर ये चीज़ को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो हमारा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो तीसरी चीज़ आप इसके मीनिंग में जो वो ये कर सकते हो। और काम की बात करें तो क्या होता है, जंगलों पहाड़ों से ये लोग काम करते हैं, ज़्यादा इनका हमारी तरह टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इनके क्षेत्र में नहीं आई है, तो हम इतना ज़्यादा इस चीज़ में नहीं लिख सकते, इतना ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये अपने जो जंगल होते हैं उन्हीं में बहुत सारा जो है वो काम करते हैं। ठीक है, पत्थरों से बात कर लो, किसी के जानवर के हाथों से औजार बनाना, तीर कमान बनाना, बहुत सारे ऐसे औजार जिनके शिकार के काम आते हैं, उन चीज़ों को ये वहाँ पर जो है वो बनाने का काम करते हैं और बच्चों को भी वही चीज़ें सिखाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा मीनिंग है इसमें हम ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी, क्योंकि आप ये ऐसा नहीं है कि आप ये थोड़ी, मैं जस्ट हिंट बता रही हूँ। स्थानांतरित कृषि को जब आप एक्सप्लेन करोगे तो बहुत हो जाएगा। गवर्नमेंट में बताओगे कि सरकार ने इनके लिए क्या क्या काम किया, तो भी हमारा बहुत ज़्यादा वाइड जो टॉपिक है वो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपके लिए मैंने थोड़े हिंट दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनकी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है इनकी प्रॉब्लम्स का। ओके, पहले मैंने जो इनके प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम में 4-5 चीजें हम लोग करेंगे इसमें। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं। पहला हम इनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम करेंगे। आर्थिक समस्या यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, यानी कि हमारे जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन कौन सी है। पहली जो इनकी इकोनॉमिक सबसे बड़ी आती है वो है कृषि की आती है। कृषि यानी कि एग्रीकल्चर की ही आ जाती है। और आज के टाइम पे पता है क्या, जंगलों में रहते हैं तो अपने हिसाब से जीते हैं, सब कुछ है, लेकिन अब क्या करते हैं, ये हमारी सोसाइटी में शामिल हो चुके हैं। हिंदू समाज में, मुसलमान समाज में, ईसाई समाज में, बौद्ध धर्म में, ठीक है, धर्म कह लो या समाज कह लो, आप सोसाइटी कह लो, कुछ भी आप कह सकते हो। तो क्या है कि अनुसूचित जनजातियां क्या थी ये, ठीक है, पहले क्या करती है, जंगलों में रहती थी, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये हमारे लोगों में जो है आकर मिलना शुरू हो गए। और इसकी वजह क्या थी कि जंगलों, जो सरकार थी उसने जंगलों को आरक्षित कर दिया। जिन जंगलों में ये रहते थे सब कुछ अपना अडॉप्ट करते थे, सब कुछ लेते थे जंगल से, ठीक है, लेकिन सरकार ने अब जंगलों को आरक्षित कर दिया है, जिससे उनका घर बार तो छूट गया है। तो ये हमारे समाज में आकर मिलना शुरू हुए हैं और तभी से मैं कह सकती हूँ कि तभी से इनकी बहुत सारी समस्याएं जो शुरू हो चुकी हैं। पहला है हमारे कृषि की समस्या यानी कि एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम पता है क्या हुई है, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम ये हुई है, ओके, ठीक है, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम ये हुई है, आप जानते हो कि ये जंगलों पहाड़ों में रहते हैं, मुद्रा इनके पास होती नहीं है, तो अपनी जितने फसल को उगाने के लिए जो भी चीज़ें इनको चाहिए होती हैं ये वही चीज़ें करती हैं। ठीक है, तो हमारी एग्रीकल्चर में पहली प्रॉब्लम आप लिख सकते हो कि इनके पास ज़मीन नहीं है, क्योंकि कृषि करने के लिए ज़मीन तो चाहिए ही होगी, लेकिन इनके पास ज़मीन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सरकार ने ज़मीन को आरक्षित कर दिया। ज़मीन क्या थी, जंगल थे जहाँ पर कृषि किया करते थे। तो अब इनको कृषि की प्रॉब्लम में यही चीज़ फेस करनी पड़ रही है कि इनको ज़मीन ही नहीं मिल पा रही है। ज़मीन होएगी तो आराम से अपना जो पालन पोषण है वो आराम से कर सकते हैं। जब इनके पास ज़मीन ही नहीं है तो फिर ये उनकी काफ़ी प्रॉब्लम उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में आप जो चीज़ें लिख सकते हो। और हम इनकी प्रॉब्लम की बात करें तो कर्जे की प्रॉब्लम आ रही है। कर्जे की प्रॉब्लम क्या है कि जब ये हमारे समाज में शामिल हुए थे तो हमारे जो साहूकार हैं, साहूकार, ठीक है, साहूकार कह लो या फिर आप इनको महाजन भी कह सकते हो, इन्होंने इसका पूरा फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। जब ये हमारी सोसाइटी में मिले तो इन दोनों ने क्या किया कि उनको ऊंचे दाम पर क्या किया, इनको जो कर्ज है, कर्ज बोलते हैं सॉरी, या उधार भी बोल सकते हैं, तो वो देना शुरू कर दिया, कर्ज देना उन्होंने शुरू कर दिया। और धीरे धीरे करके उस प्रकार से चालें उन्होंने खेली कि उन्होंने उसको पूरी ज़िंदगी भर जो है जितना भी कर्ज लिया था वो लगातार उसको बढ़ाते ही चले गए और इनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो इसी कर्ज को निकालने में, उधार चुकाने में ही बीत जाती है। तो पहले तो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम क्योंकि इनके पास अब बन ही नहीं रहे, क्योंकि सरकार ने इस प्रकार से जंगल आरक्षित कर दिया है कि इनके पास वो चीज़ बची ही नहीं है। ठीक है, और दूसरी जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो है कर्जे की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, यानी कि साहूकार महाजन जो पूरी तरह से लूट लेते हैं। इकोनॉमिक में तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो है बेगारी की। ठीक है,
सॉरी आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा काम चला हुआ है, ठीक है। आई होप मेरी आवाज़ आपको साफ क्लियर सुनाई दे रही होगी, ठीक है, क्लियर सुनाई दे रही होगी। तीसरा जो पॉइंट हमारा आ जाता है वो है बेगारी का। बेगारी आपको पता है क्या होता है? बेगारी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप किसी व्यक्ति से काम करवाते हो लेकिन उसको पैसे नहीं देते हो उस काम के बदले में। तो ये लोग जब हमारी सोसाइटी में आए तो हमारी सोसाइटी के लोगों ने, ये हमारी सोसाइटी के, जब आप किसी नए माहौल में जाते हो तो उसके रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं आपको नहीं पता होते हैं। तो उसी प्रकार से जब ये हमारी सोसाइटी में, तो क्या हुआ कि इनसे बेगारी कराना शुरू कर दिया लोगों ने, ठीक है। उनको इतना सारा काम करवाते थे और पैसे भी नहीं देते थे क्योंकि इनको तो पता चलता ही नहीं था। बाद में इन्हें धीरे धीरे करके हुआ कि हमें तो वेतन देते ही नहीं है हमारे घर खर्चा चलाने के लिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में पहले एग्रीकल्चर की हुई, कर्जे की हुई और बेगारी की, ये 3 प्रॉब्लम है जो हमको हमारी झेलनी पड़ी, ठीक है। उसके बाद हम इनकी प्रॉब्लम्स की बात करें तो उसके बाद प्रॉब्लम आती है सोशल प्रॉब्लम, सॉरी यहाँ पे सामाजिक लिखेंगे। सोशल प्रॉब्लम, ठीक है। सोशल प्रॉब्लम में क्या हुआ, इनको पहली जो प्रॉब्लम थी ना वो थी वैश्यावृत्ति की। वैश्यावृत्ति यानी कि प्रोस्टिट्यूट, आप जानते होंगे क्या होता है, ठीक है। वैश्यावृत्ति की प्रॉब्लम ये हुई कि जब ये हमारे अनुसूचित जनजातियां हमारे सोसाइटी में शामिल हुए तो हमारे सोसाइटी के जो लोग थे इनके क्या था, जंगलों में रहते, इनके पास मुद्रा यानी कि पैसे होते नहीं थे, ठीक है, क्योंकि इनका पैसे से कोई लेन देन का हिसाब किताब था ही नहीं, अपना उगाते थे खाते थे, ठीक है। लेकिन जब ये हमारी सोसाइटी में शामिल हुए तो क्या हुआ कि लोगों ने, इनकी जो महिलाएं थी उनको जो है लालच दिया कि तुमको इतना पैसा मिलेगा, और हमसे जो है वो उनको काम के बहाने इधर से उधर वैश्यावृत्ति में वो ले गए या उनको प्यार के जाल में फंसा लिया, आप कुछ भी कह सकते हो। तो इसी प्रकार से उनको अलग तरह से उनको औरतों को बहलाया फुसलाया और धीरे धीरे करके क्या किया उन लोगों ने कि वो उनको वैश्यावृत्ति की ओर धकेलते चले गए, ठीक है। याद रखिएगा कि इनकी जो सामाजिक समस्या बन चुकी है ना, वो इसमें वैश्यावृत्ति का सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि औरतों को काम चाहिए, पैसा चाहिए, और फिर क्या होता है कि वो काम के लिए चले जाते हैं, बहला फुसला कर किसी भी तरह से आप किसी को राजी कर सकते हो। तो वैश्यावृत्ति इनकी प्रॉब्लम आ चुकी है। दूसरी की बात करें तो सबसे मेन दहेज प्रथा आती है, ठीक है। इनमें भी दहेज प्रथा आने लगी है, क्योंकि आप देख सकते हो हमारे हिंदू समाज की बात करें तो उसमें दहेज प्रथा बहुत ज़्यादा प्रभावी है, बहुत ज़्यादा दहेज प्रथा हमारे सोसाइटी में चली हुई है। और जब भी हमारी सोसाइटी में शामिल हुए तो उन्होंने जैसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट की, तो उसके साथ साथ उन्होंने दहेज प्रथा को भी अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि इनको क्या पता कि ये चीज़ बुरी है कि अच्छी है, उन्होंने तो अच्छी बुरी दोनों चीज़ें अडॉप्ट कर ली। इस प्रकार से बुरी चीज़ को भी उन्होंने अपने समाज में शामिल कर लिया। ये दहेज प्रथा हिंदू समाज के लिए ही बुरी थी, तो अगर इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया तो उनके लिए भी तो बुरी ही होगी ना। तो ये भी इनकी समस्या है। तीसरा हम कर सकते हैं बाल विवाह। बाल विवाह आप जानते हो, जिसमें जो लड़का हो या लड़की हो उनकी कम उम्र में शादी कर दी जाती है, और मनुस्मृति में भी लिखा है कि लड़का हो या चाहे लड़की हो उनकी 10 से 12 साल की उम्र में विवाह जो है उनका कर दिया जाना चाहिए। इसको बाल विवाह कहते हैं, यानी कि हमारी एज शादी से पहले शादी करा देते हैं, ठीक है। तो बाल विवाह भी सेम पॉइंट्स का कर सकते हो कि ये भी इन्होंने हिंदू समाज से ही अडॉप्ट किया है, जब हिंदू समाज में मिले थे, और हिंदू समाज में ये प्रॉब्लम है तो इनके लिए भी तो प्रॉब्लम ही हमारे बीच में जो है वो आ जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हमारी जो सामाजिक समस्या सोशल प्रॉब्लम है उसमें ये 3 चीजें हैं जो आज इन अनुसूचित जनजातियों को फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने दूसरी चीजों से इसको अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो तीसरी समस्या आती है वो है सांस्कृतिक समस्या, कल्चरल प्रॉब्लम। ठीक है, कल्चरल प्रॉब्लम भी आती है, कल्चर को लेकर प्रॉब्लम आती है। कल्चर को लेकर प्रॉब्लम क्यों आती है? आप इनके पहनावे को देख लो। आप जानते हो कि ये लोग जंगलों में रहते हैं तो उनका पहनावा कैसा होता है। कई तो नंगे ही रहते हैं, उनके पास आज भी कपड़ा नहीं है। बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं, और कुछ कबीले ऐसे हैं जो कि छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं लड़कियां, ठीक है, ऊपर भी पहनती नीचे पहनती हैं, और क्या करते हैं वो अपने जो है वो सिर पर मुकुट सा बनाते हैं, ठीक है, मुकुट बनाते हैं, और उसमें मोर के पंख होते हैं, किसी के हाथी के दांत वगैरह होते हैं, या किसी और जानवर के जो हड्डियां वगैरह होती हैं, उनसे पूरे शरीर की सजावट करते हैं। उनके पास पता नहीं कलरिंग कहाँ से आती है, पूरे शरीर को अजीब तरह से वो डेकोरेट भी करते हैं। तो पहनावा देख लो तो
उसमें आज के टाइम में सब चीज़ें बदल चुकी हैं। अब वो उनका ट्रेडिशन नहीं रहा है। जब हमारी सोसाइटी में शामिल हो चुके हैं तो उनके जो बच्चे अब जो नए पैदा हो रहे हैं, युवा पीढ़ी जिसे बोलते हैं, वो अब पुरानी चीज़ों को नहीं कर रही है, अब उसे भूल चुकी है। आप पहनावा देख लो, अब खान पान को देख लो। खान पान में क्या होता था, शिकार करते थे, जो भी मिल जाता सारी सोसाइटी जितने भी लोग होते थे मिल बांट के खाते थे। अब खान पीन में वही चीज़ आ चुका है। कल्चर को लेके कितना चेंज हमारा इसमें जो आ चुका है, ठीक है। और उसमें हम नेक्स्ट जो प्रॉब्लम की बात करें, संस्कृति में सिर्फ 2 ही चीज़ें आप इसमें ले सकते हो, ठीक है। इसमें भाषा की समस्या बोल सकते हैं, यानी कि लैंग्वेज की। आप जानते हो कि बहुत सारे कबीले लोग हैं जिनकी लैंग्वेज ऐसी है जिसे आज भी हम लोग समझ नहीं पाए हैं। बहुत ऐसे कबीले हैं जिनकी भाषा हम जान चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी भाषा हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो कल्चरल प्रॉब्लम में क्या हुआ कि जब वो हमारी सोसाइटी में शामिल हुए तो जो नई युवा पीढ़ी है वो भाषा को भूल गई। जो भाषा वो जिस तरह से अपने इशारे में बात करते थे, या उनकी कोई अपनी भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, इससे वो एक दूसरे जो है दूसरे से बात करते थे, अब वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि आप एक नए समाज में कदम रख चुके हो तो अपनी पुरानी चीज़ें अब धीरे धीरे करके भूल चुके हो और नई समाज की चीज़ें आपने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो भाषा में भी सेम पॉइंट आप कर सकते हो कि कल्चरल प्रॉब्लम में यही, लैंग्वेज प्रॉब्लम में यही हुआ है कि लोग अपनी लैंग्वेज को भूल चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा चेंज होता रहेगा, मेरे ख्याल से तीसरा था। और चौथा प्रॉब्लम क्या ले सकते हो आप, आर्ट की प्रॉब्लम ले सकते हो। आप जानते हो कबीले के जो लोग होते हैं क्या करते हैं, ठीक है। आर्ट प्रॉब्लम, कबीले के लोग अपनी तरह से चीज़ें बनाते हैं। आप चाहे उनके बर्तन देख लो, ठीक है, बर्तन थाली जो भी होते हैं सारे मिट्टी के बनाते हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से बनाते हैं, ठीक है। औजार देख लो आप, औजार किस लकड़ी से बनाते हैं, पत्थर से नुकीले इतने बनाते हैं कि आज भी आपको सबूत मिलते हैं कि वो वैसे के वैसे बने हुए हैं। नहीं कि उन पर तरह से उन्होंने अपनी सोच और समझ से, बगैर साइंस और टेक्नोलॉजी के, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और चीज़ को बनाया। लेकिन प्रॉब्लम यही बन गई कि आज के बच्चे अपनी पुरानी आर्ट्स कैसे बनाते थे, कैसे खाते थे, सब चीज़ें भूल चुके हैं। तो अब मैं सॉल्यूशन में बताऊंगी कि हम इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये प्रॉब्लम भी इसमें आराम से ले सकते हो। और आप इसमें मेरे ख्याल से एक और प्रॉब्लम ले सकते हो, वो है हमारी एजुकेशन की। एजुकेशन की प्रॉब्लम ये हुई है कि ज़्यादातर ये जो लोग थे वो, ठीक है, एजुकेशन की प्रॉब्लम ये हुई है प्रेजेंट टाइम में। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारी सोसाइटी मिल गए हैं तो एजुकेशन भी मिल गई होगी, तो प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। एजुकेशन की प्रॉब्लम ये है कि जब ये अपने जंगलों पहाड़ों में रहते थे तो बच्चों को इनफॉर्मल एजुकेशन देते थे। और इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या होता था कि बर्तन कैसे बनाने हैं, कैसे आपको जैसे उनके देखा नहीं अजीब से बाल होते हैं, पूरा उसको चोटी बना के पता कैसे कैसे उनके हेयर स्टाइल वगैरह होते हैं, तो वो सब चीज़ें कैसे करनी है, औजार कैसे बनाने हैं आपको, बर्तन थाली जो भी हैं, ठीक है, आपको कैसे शिकार करना है, वो सब चीज़ें सिखाते थे जो उनके जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह की हमारे आज के टाइम में नौकरी जैसी एजुकेशन के पास नहीं थी। स्कूल कॉलेज तो थे नहीं वहाँ पे, और आज भी हैं जंगल में जहाँ भी लोग रहते होंगे, कबीले समाज के लोग, ठीक है। तो ये है कि एजुकेशन की प्रॉब्लम ये हुई है कि वो अपनी ट्रेडिशनल जो एजुकेशन होती है उसको भूल चुके हैं, ठीक है। और हेल्थ प्रॉब्लम भी तो हो चुकी है उनकी। हेल्थ प्रॉब्लम में क्या है, आप जानते हो कि हमारे अंदर एक चीज़ होती है, साइंस की बात बता रही हूँ थोड़ा सा, कि उसको बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली। प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली एक ऐसी चीज़ होती है हमारी जो हर बीमारी से लड़ती है, ठीक है। जैसे मेरे को पहली बार बुखार हुआ है, ठीक है, पहली बार बुखार हुआ है मेरे को, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन दूसरी बार जब बुखार हो गया ना तो वो इतना नुकसानदायक नहीं होगा मेरा, मैं एक बार एक खुराक खाऊंगी ठीक हो जाऊंगी। तो प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली जो होती है हमारी, ठीक है, वो हमारी बीमारियों से लड़ती है। लेकिन जब ये हमारी सोसाइटी में आए तो हमारी सोसाइटी की और बीमारियां होती हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो इनकी प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली पहली बार मिली उन बीमारियों से, तो वो उन बीमारियों को झेल नहीं पाई, ठीक है। और इसी प्रकार से जो है लोग मर जाते हैं। आप मेरे सर ने बताया था एक बार कि आज भी ऐसे आइलैंड हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कबीले लोग रहते हैं और वहाँ पर हम जैसे जो ह्यूमन बींग होते हैं उनको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। ना वो हमारी सोसाइटी में आ सकते हैं और ना ही हम उनकी सोसाइटी में, बिकॉज ऑफ हेल्थ की वजह से। क्योंकि अगर हमारी बीमारी वहाँ लग गई तो वो लोग ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। हमारा एक नया कल्चर है उन लोगों को लेकर, तो वो लोग पूरे मर जाएंगे। अगर उनकी बीमारी हमें लग गई तो हम लोग तो कितने लोगों से मिलते हैं, तो हम सब में एक महामारी की तरह वो चीज़ फैल जाएगी। हमें नहीं पता, क्योंकि नई बीमारियों में जैसे आपकी बात कर रहे हो कोरोना वायरस चला हुआ है, तो इसका इलाज अभी तक ढंग से नहीं हो पाया है। तो नई नई बीमारियां आ जाती हैं और उसको सोल्यूशन करने में, दवाई बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो हेल्थ प्रॉब्लम इनको यही हुई कि जब ये हमारी सोसाइटी में आए तो इनको हेल्थ प्रॉब्लम में क्या हुआ, नई नई बीमारियों का सामना करना पड़ा, और इनकी जो प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली जो कि बीमारियों से लड़ती है वो लड़ नहीं पाई। इस प्रकार से काफ़ी लोगों की डेथ भी हो चुकी थी, ठीक है। तो ये मैंने आपको 6 प्रॉब्लम है जो मैंने आपको यहाँ पे
बताई हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं किस तरह से बताने की कोशिश करूँ, ठीक है। अब हम जो तीसरी चीज करते हैं, एक तो धूल बहुत उड़ती है इसको साफ करने पर। तीसरी जो हमारी समस्या है, समस्या नहीं है सॉरी, अब हम तीसरा जो पॉइंट करेंगे वो है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि आप सॉल्यूशन में क्या करोगे, आपको जो जो समस्याएं हैं आप उन समस्याओं को सुलझा दोगे तो आपका सॉल्यूशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वही सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, सिंपल सी बात है। जैसे पहला आप करते हो वैश्यवृत्ति की बात करते हो, अगर वैश्यवृत्ति की समस्या है तो वैश्यवृत्ति क्यों हो रही थी, मैंने बताया था पैसे की कमी की वजह से। तो अगर आप उनको फाइनेंशियली हेल्प कर दोगे तो वैश्यवृत्ति में क्यों जाएंगी लड़कियां, क्यों उनको उस चीज़ में वो अपने आप को डालेंगी, ठीक है। तो वैश्यवृत्ति आप जो है वो, ठीक है, वैश्यवृत्ति आप खत्म कर दो, बात ही खत्म हो जाएगी। दूसरा, अगर बाल विवाह की प्रॉब्लम है तो उन लोगों को इस चीज़ के बारे में बताओ कि आपने जो अडॉप्ट किया है वो बिल्कुल गलत है, हमारी सोसाइटी के लिए गलत है, वो चीज़ कर दो। दहेज प्रथा की प्रॉब्लम हो रही है आपको तो आप दहेज प्रथा को भी खत्म कर दो, आप खत्म कर दो, सरकार ने वैसे किया है, आप खत्म कर दो। इन लोगों को बता दो कि दहेज प्रथा बहुत बुरी चीज़ है, आपको वो चीज़ नहीं अडॉप्ट करनी, आप उसे छोड़ दीजिए। अगर आपको आर्ट की प्रॉब्लम हो रही है, आर्ट यानी कि आपको जैसे बच्चे आते हैं तो मैंने बोला अभी कि वो नई नई चीज़ें अडॉप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आप उनको अपना मतलब इस तरह से आप एजुकेशन दीजिए, ठीक है, हाँ आर्ट में कर सकते हो आप कि आप बच्चों को नई चीज़ों का भी सिखाओ, हमारे हिंदू समाज का भी, हमारे नई सोसाइटी में भी सिखाओ कि क्या चीज़ें चल रही हैं, साथ ही साथ उनको अपनी जो भी आर्ट है, उनके बर्तन बनाने की जो भी है, उनको भी पूरा उनको फॉलो करने का मौका दीजिए, आपको वो चीज़ बड़ी अच्छी लगने लगेगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं पांचवी जो प्रॉब्लम हम लोग ले सकते हैं इसमें, सॉरी पांचवा सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हमारी आर्ट को लेकर आ रही है, लैंग्वेज को लेकर आ रही है तो आप इस प्रकार से उनको एजुकेशन दो ना कि उनको उनकी भी एजुकेशन में आप उनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम इस पर सॉल्यूशन कर सकते हो कि आप उनकी भी लैंग्वेज को पढ़ाइए, ठीक है, मतलब उनको इस तरह से एजुकेशन दो कि उनकी खुद की लैंग्वेज खत्म ना हो, ठीक है। इस चीज़ की भी आपको जो है वो चीज़ देखनी चाहिए। अगर कर्जे की समस्या है तो इस प्रकार से जो महाजन जो इनको लूटने की कोशिश करते हैं उनके कर्जे से संबंधित कुछ नियम बना दो जिसमें आपको कर्जा देना पड़ेगा, कितना वापस करना है, कब वापस करना है, आप उनसे कोई चीज़ गिरवी नहीं रखवा सकते हो, तो वो इस प्रकार सॉल्यूशन कर दो, आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा ये, ठीक है। कृषि की समस्या क्यों हुई थी, जंगलों की वजह से हुई थी, तो आप सरकार क्या कर दे इसका सोल्यूशन में कि सरकार वनों को आरक्षित करे, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, मुझे नहीं पता क्यों करती है वो, लेकिन इनके लिए कुछ ऐसे आप जंगल से संबंधित ऐसे नियम बनाओ जिससे उनको जो हमारे अनुसूचित जनजातियां हैं उनको नुकसान होने की वजह अधिक से अधिक फायदा हो। इस प्रकार से जो नियम है वो हमें बनाने चाहिए जिससे उनको जो है वो फायदा ही पहुंचे, नुकसान किसी को ना हो, ठीक है। अब अगला जो हम इसमें सॉल्यूशन ले सकते हैं, इस तरह से लगेगा, ठीक है। आठवां सॉल्यूशन हम ले सकते हैं, इसमें हेल्थ को लेकर ले सकते हैं, हेल्थ को लेकर ले सकते हैं कि अगर वो हमारी सोसाइटी में मिल भी गए हैं तो अब वो हमारी सोसाइटी में मिले क्यों, पहले तो उसी समस्या को खत्म करो। वो जंगलों में रहते हैं तो जंगलों में ठीक रहने दो, अगर कोई लोग जंगलों में रह रहे हैं तो वहाँ पर हॉस्पिटल, एजुकेशन, जो भी चीज़ उनको साइंस और टेक्नोलॉजी सारी चीज़ें प्रोवाइड करना शुरू करो अब, ठीक है। जो लोग शामिल करना चाहते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, उन्हें आराम से जो हॉस्पिटल की सुविधा है उनको दीजिए, नई नई दवाइयाँ दीजिए, उनसे भी दवाइयाँ, क्योंकि उनको दवाई के बारे में ज़्यादा पता होगा, जो बरसों से उन्हीं पेड़ पौधों से अपने इलाज, क्योंकि ऐसा तो नहीं बीमार नहीं पड़ते होंगे, तरह तरह के जानवर खाते हैं वो, ठीक है, तो बीमारियाँ तो लग जाती होंगी, तो उनकी पेड़ों से संबंधित औषधि के बारे में काफ़ी जानकारी होगी। तो मतलब ये सिंपल सी बात है कि आप भी उन्हें फ़ायदा दो और अपना फ़ायदा भी निकालो, ठीक है, निकालो या फिर ज़रूरी ही है, ठीक है। तो तीसरी चीज़ जो हमारी आ जाती थी सॉल्यूशन, ये हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम फोर्थ और जो लास्ट चीज़ है जो हम करने वाले हैं, लास्ट जो है हमारा वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के सुधार यानी कि सरकार के सुधार या सरकार द्वारा इनके लिए किए गए कौन कौन से काम है, यानी कि सरकार ने इनके लिए कौन कौन से काम किए हैं। पहला क्या किया है, कुछ धाराएं बनाई हैं सरकार ने, धारा 325 के अनुसार धर्म, जाति,
रंग आदि के, इसमें मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, ठीक है, सुनिएगा मुझे कि मैं क्या बोल रही हूँ। धारा 325 के अनुसार सरकार ने धर्म, जाति, रंग आदि के भेदभाव किए बिना, इनके साथ इन सब बेस पर भेदभाव किए बिना वोट देने का अधिकार दिया है। ठीक है, सरकार ने पहला काम ये किया है कि उनको वोट देने का अधिकार दिया है। दूसरा, सरकार ने क्या क्या काम किया है, धारा 200 यानी कि 278 कह सकते हो, धारा 278 के अनुसार केंद्र सरकार, सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश देगी। आदेश क्यों देगी, ठीक है, धारा 278 के अनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश देगी ताकि जो राज्य सरकार है वो इन लोगों के लिए काम करे, इनके लिए सुधार करे। ठीक है, उसमें अगला कर सकते हैं धारा 330 और 332। ठीक है, 330 के अनुसार क्या किया सरकार ने, लोकसभा में 41 और राज्य विधानसभा में इनके लिए 527 सीटें आरक्षित की हैं। ठीक है, ये तीन काम है, धारा 325, धारा 278 और धारा 330 और 332 के अनुसार सरकार ने क्या किया है कि धारा 330 के अनुसार लोकसभा में इनके लिए 41 सीटें और धारा 332 में राज्य विधानसभा में 527 सीटें जो है इन लोगों के लिए आरक्षित की हुई हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फोर्थ, धारा 335 के अकॉर्डिंग इनको सरकारी नौकरी, ठीक है, सरकारी नौकरी में, ठीक है, सरकारी नौकरी इनके लिए रखी हुई है, काफी सीटें सरकारी नौकरी की इनके लिए रखी गई है। प्लस क्या है, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण। ठीक है, याद रखिएगा कि सरकार ने धारा 335 के अकॉर्डिंग जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके लिए सरकारी नौकरी और जनसंख्या के आधार पर उनको आरक्षण दिया है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं धारा 338। धारा 338 के अनुसार ये कहा गया है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो एक विशेष व्यक्ति बोलते हैं जिसको, ठीक है, जो विशेष काम के लिए नियुक्त किया जाए, ठीक है, एक विशेष व्यक्ति नियुक्त करेंगे। एक विशेष व्यक्ति की नियुक्ति बोल सकते हो आप। नियुक्ति का मतलब होता है अपॉइंट करना किसी को। ठीक है, याद रखिएगा, कहीं कंफ्यूज हो जाए आप। ओके, धारा 338 के अनुसार ये संविधान में सरकार द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति एक विशेष व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे और ये जो विशेष व्यक्ति है ये समय समय पर अनुसूचित जनजातियों की जो भी समस्याएं हैं, सरकार ने इनके लिए क्या क्या काम किया है, जो भी इनके लिए बोला है कि सीटें आरक्षित रखी हैं, जो भी इनको फैसिलिटी देने को बोला है, वो सारी फैसिलिटी इन्हें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो सारी चीज़ें ये व्यक्ति जो है वो ख्याल रखेगा और समय समय पर जो है राष्ट्रपति को बताता रहेगा। ये किया है। उसके बाद आप कर सकते हो कि संविधान की जो 5वीं और 6वीं अनुसूची है, ठीक है, अनुसूची बहुत बड़ी बात है, ठीक है, संविधान की 5वीं और, ठीक है, संविधान की 5वीं
और 6वीं अनुसूची जो है वो इन्हीं लोगों के लिए है, यानी कि इस 5वीं और 6वीं अनुसूची में इनके लिए बहुत कुछ दिया गया है। मतलब बड़ी बात है कि आपने 5वीं और 6वीं अनुसूची सिर्फ इन लोगों के लिए बनाई है, तो उसमें कितनी सारी प्रावधान हमें दिए होंगे। और जो लास्ट हमारा आता है वो है इनको लोगों के लिए उन्होंने पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना में क्या है हमारा कि जो केंद्र सरकार और जो ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है, पंचवर्षीय योजना में है कि जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है दोनों मिलकर इनके लिए क्या करते हैं, कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं, इसे धनराशि बोलते हैं। और ठीक है, इनके लिए धनराशि धीरे धीरे करके वहाँ पे जो है इकट्ठे करते रहते हैं। और जब भी इन लोगों को, अनुसूचित जनजातियों को जब इनकी जरूरत पड़ती है तो इनके वेलफेयर के लिए, उसमें यूज करने के लिए उस पैसे को खर्च करते हैं, और किसी भी चीज़ में उस चीज़ को खर्च नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, 4 चीज़ें मैंने आपको बोला था कि मुझे समझानी है। गवर्नमेंट के सुधार लास्ट पॉइंट है, और ये भी मैंने छोटे छोटे हिंट के तौर पे आपको समझा दिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको लिख के दिया है, ये हिंट के तौर पर है, और जो हिंट के तौर पर दिया है उनको बोल के समझा भी दिया है। तो कृपया आप स्क्रीनशॉट का थोड़ा सा कम उपयोग करें, क्योंकि आप जो भी आपको वीडियो बनाता है वो बहुत कुछ बोलता भी है एक्स्ट्रा। तो आप क्या करोगे, आप सीधा लोगे, स्क्रीनशॉट मारोगे और बात खत्म हो जाती है। लेकिन जो बोल रहा है उसको तो आप स्क्रीनशॉट नहीं मार सकते हो ना। तो आप ध्यान से जब भी वीडियो देखें ना, तो ऐसे टाइम पे देखिए जब आप फ्री हो, आपका मूड हो, ठीक है, क्योंकि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है आपका पूरा ध्यान हो उस पर समझे। ठीक है, तो मैंने इनको हिंट के तौर पर तो लिखा है, लेकिन मैंने इनको फिर एक्सप्लेन भी किया है। तो आप, मैंने जो बोला है, एक्सप्लेन किया है, आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आती है वीडियो, मेरा मटीरियल पसंद में आता है, वीडियो बनाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मुझे भी देखना है कि अब लोगों को पसंद आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, अगर किसी को ये टॉपिक चाहिए होगा। ठीक है, और वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, तो ये है कि आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह से नोट्स बनाती हूँ, मैं वैसे भी नोट्स बनाती हूँ, MCQ क्वेश्चन भी डालती हूँ, और इस तरह से भी पूरा टॉपिक तैयार करती हूँ, ताकि आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मिल जाए। वीडियो बड़ी हो जाएगी, मैं इसकी टेंशन नहीं लेती हूँ, क्योंकि अगर आपको मटेरियल आधा आधा वीडियो करके देखने को मिले तो पूरा माइंडसेट भी खराब हो जाता है। तो मैंने पूरा आपको बना रखा है, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।